हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन अ न्यू एपिसोड ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आज के वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अगले लेक्चर के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम कुछ छोटी छोटी डिफिनेशन को जानेंगे जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और अक्सर पूछा जाता है हमारे एलएलबी के पेपर्स में। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि आपने डॉक्यूमेंट देखे होंगे। तो डॉक्यूमेंट दो टाइप के होते हैं। डॉक्यूमेंट मतलब जिसका मतलब होता है दस्तावेज। तो दस्तावेज दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट। अब ये पब्लिक क्या होता है? लोक दस्तावेज, ठीक। और प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो होता है वो व्यक्तिगत दस्तावेज होता है। शब्द के अनुसार आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं, लोक दस्तावेज और व्यक्तिगत दस्तावेज। तो लोक दस्तावेज वह दस्तावेज होता है जिसे एक लोक अधिकारी लोक या प्रशासन के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उसको तैयार करता है, जिसको हम लोक दस्तावेज कहते हैं। और प्राइवेट डॉक्यूमेंट मतलब व्यक्तिगत दस्तावेज क्या होता है? वह दस्तावेज जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अधिकारों का पालन करते हुए उसको तैयार करता है। लोक दस्तावेज जो होता है वो एक निर्धारित शुल्क अदा करने पर एक निश्चित समय के लिए ही एक लोक अधिकारी को मिलता है, क्योंकि ये एक लोक दस्तावेज है जिसके लिए एक निर्धारित शुल्क जमा करना होता है, एक पैसे जमा करना होता है, और वो कुछ समय अंतराल के लिए ही लोक अधिकारी को मिलता है। लेकिन जो व्यक्तिगत दस्तावेज है इसके लिए कोई शुल्क अदा नहीं करना पड़ता, क्योंकि व्यक्तिगत अपने अनुसार उसको बनाता है, अपने नियमानुसार संविधान को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकारों का पालन करते हुए उसको तैयार करता है। लोक दस्तावेज आमतौर पर जो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि होती है उसे द्वितीयक साक्ष्य के सेकेंडरी एविडेंस के रूप में उसको प्रयोग करता है, ठीक। लेकिन व्यक्तिगत दस्तावेज जो व्यक्ति बनाता है, जो उसकी मूल प्रतियां होती हैं, जो उसके मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, उसी को वो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि उसके जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट होते हैं, जो उसकी प्रतिलिपि होती है, उसको साक्ष्य नहीं माना जाता है। लेकिन वो तब माना जाता है जिसके लिए मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि वो इस सेक्शन के अंतर्गत माना जाता है। अब लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां मतलब जो उसकी प्रमाणित कॉपी होती है, फोटो कॉपी जो होती है, वो उनका पर्याप्त और सक्षम साक्ष्य होता है। लेकिन व्यक्तिगत की जो मूल प्रतियां होती है, जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, वही उसका मेन साक्ष्य होता है, ठीक। अब हम इसमें अगर एक अगले टॉपिक की बात करें कि किसी भी व्यक्ति के हस्तलेख को, सिग्नेचर को न्यायालय में किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। किसी भी इंसान के सिग्नेचर को या हस्तलेख को न्यायालय में किस प्रकार से साबित किया जा सकता है कि ये उसी का है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 और 47 में इसके बारे में बताया गया है। यह हस्तलेख के विषय में ही बताया गया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ही बनाया गया है। तो पहला है स्वयं लेखक द्वारा, मतलब जिसने साइन किए हैं अपने, वो खुद ये चेक करे कि ये उसकी साइन है कि नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद टॉपिक उठता, अगर मान लो वो इनकार कर देता कि नहीं वो ऐसा नहीं है, तो विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। विशेषज्ञ मतलब जो राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो अपराधी व्यक्ति है या जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर उसने कोई डॉक्यूमेंट जमा किया है हस्तलिखित रूप में, और वहां पर एक साक्ष्य जो है वो सिग्नेचर के रूप में चेक किया जा रहा है कि हाँ सच में इसने ऐसा लिखा था कि नहीं लिखा था, तो जो सिग्नेचर एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उस राइटिंग को मिलाते हैं और फिर चेक करते हैं, फिर बताते हैं कि हाँ भाई इसे पीड़ित व्यक्ति का है, लिखा रूप से इसके साक्ष्य से मिल रहे हैं, इसकी राइटिंग इससे मिल रही है, अपराधी व्यक्ति से। हस्तलेख से परिचित व्यक्ति की राय द्वारा। अब परिचित व्यक्ति की राय द्वारा मान लीजिए कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति कोई एक डॉक्यूमेंट बनाता है और जिसने अपराध किया है, जिसने उसको पीड़ित किया है, और वो उसके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर किसी क्या कहते हैं सिग्नेचर कर देता है किसी उस पर चेक पे, तो इस तरह के न्यायालय में क्या किया जाता है कि पहले साक्षी के हस्ताक्षर को मिलाया जाता है कि क्या स्वयं साक्षी ने किया है कि इसके फर्जी हस्ताक्षर किए गए। तो परिचित व्यक्ति को बुलाया जाता है जो उसकी गवाही देता है, और उससे ये जांच करवाया जाता है कि क्या सच में इसके दस्तखत हैं, क्योंकि जो परिचित व्यक्ति को उसने देखा होगा कि वो किस तरह से लिखता है, किस तरह से शब्दों का
रूपांतरण करता है और किस तरह से सिग्नेचर करता है या किस तरह से लिखता है, क्योंकि उसने भी कभी ना कभी उसको कुछ ना कुछ लिख के दिया होगा या उसके सामने कभी सिग्नेचर में साइन किए होंगे, कभी ना भी कुछ ना किया होगा। तो ये परिचित व्यक्ति द्वारा होता है। अब धारा 73 के अनुसार देखें, धारा 73 के आधार पर क्या करता है, तो न्यायालय प्रश्नगत हस्तलेख या हस्ताक्षर को उस व्यक्ति की स्वीकृति से, उस व्यक्ति के एडमिशन से यह साबित करते हुए उस व्यक्ति की तुलना करके यह साबित कर सकता है कि हां पीड़ित व्यक्ति ने या अपराधी व्यक्ति ने यह हस्ताक्षर बनाए होंगे। अब इसमें अगला जो टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट है, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय। प्रमाणकर्ता मतलब जो उसको प्रमाणित करता है। धारा 47 के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 का जोड़ी गई है, जिसके अनुसार जब न्यायालय को किसी आंकिक हस्ताक्षर को चेक करना होता है या उसके बारे में राय जाननी होती है तो वो प्रमाणकर्ता की राय लेता है, जिसने उस कॉपी को प्रमाणित किया होगा। तो उसने देखा होगा कि उसने इसके सामने साइन किया है कि नहीं किया, तो फिर वो आके गवाही देता है कि हाँ इस व्यक्ति ने ही इस डॉक्यूमेंट पर साइन किया है। तो इस प्रकार से हम हस्तलेख को साबित कर सकते हैं। दूसरा आता है, अगला इसका एक टॉपिक है कि आपराधिक वादों में चरित्र के विषय में साक्ष्य कहां तक सुसंगत है, मतलब हाउ फॉर एन एविडेंस ऑफ कैरेक्टर इज रिवेलेंट इन अ क्रिमिनल केसेस। मतलब आपराधिक वादों में साक्ष्य कब सुसंगत माने जाते हैं। अब यह डिपेंड करता है उसके चरित्र के अनुसार। जैसे मान लीजिए कि अपराधों में क्या होता है कि एक संगीन अपराध होता है, एक संगीन अपराध होता है, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध होता है। अब मान लीजिए किसी ने पहली बार अपराध किया है या कोई ऐसा व्यक्ति जो बार बार अपराध कर रहा है, बार बार उस अपराध को दोहरा रहा है, तो उसके चरित्र के अनुसार पता चलता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अंदर से अपराधी नहीं होता है। हाँ, अब जो बार बार अपराध कर रहा है तो उसकी तो प्रकृति वही है, उसका माइंड वही है, मतलब मेंस यही वही है कि वो अपराध करेगा ही करेगा, मतलब उसकी प्रकृति वही है। लेकिन जिसने पहली बार अपराध किया है तो उसके चरित्र के अनुसार उसको समझा जा सकता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53 ये पुष्टि करती है कि उस व्यक्ति का चरित्र ऐसा है कि नहीं है, मतलब वो अपराध करने वाला व्यक्ति है अथवा नहीं है। तो जैसे इसमें केस है भगवान स्वरूप बनाम महाराष्ट्र राज्य 1965 सुप्रीम कोर्ट 682 में उच्चतम न्यायालय ने ये व्यक्त किया कि सील का साक्ष्य कमजोर प्रभाव वाला साक्ष्य है यदि अभियुक्त के विरुद्ध में उसके द्वारा अपराध किए जाने के स्पष्ट अगर ठोस प्रमाण है कि उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, तो उसके अच्छे सील का साक्ष्य उसका खंडन नहीं कर सकता। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसने 2-4 बार अपराध किया हो और अपराधी का वकील ये करे कि नहीं ये अपराधी व्यक्ति उस प्रकृति का नहीं है, इसने पहली बार किया है, तो उसके चरित्र से पता चलता है, उसके पीछे की बैकग्राउंड को देखा जाता है। जिसमें पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, अन्वेषण करती है और ये पता करती है कि क्या जो अपराधी है उसने पहली बार अपराध किया है या ऐसा वो कई बार कर चुका है। अब ये तो हो गया अच्छे चरित्र का साक्ष्य जो धारा 53 में था। अब इसी में बुरे चरित्र का भी साक्ष्य आता है जो धारा 53 के अनुसार है कि अभियुक्त के अच्छे सील या चरित्र साक्ष्य समान रूप से सुसंगत होता है, परंतु वह सिद्धांत बुरे चरित्र के विषय में लागू नहीं होता। धारा 54 के अनुसार आपराधिक कार्रवाई में यह तथ्य है कि अभियुक्त द्वारा बुरे सील वाला सुसंगत नहीं होता जब तक इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो अच्छे सील का हो। मतलब कहने की बात वही है कि जब तक इस बात को साबित न किया जाए कि उसका कैरेक्टर अच्छा है तब तक उसको अपराधी माना जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि उसने ये अपराध जानबूझकर या अपने आशय से किया, क्योंकि अपराध करने के लिए आशय सद्भावनापूर्ण होना बहुत जरूरी है, तभी वो अपराध पूरी तरह से घटित होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगला लेक्चर मैं कल अपलोड करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको पूरा देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए और वीडियो को एंजॉय करिए और नोट्स बनाकर लिखते रहिए।